3, 2, 1, go! तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग लॉर्ड थंडर नाम के एक शख्स को दिखाने से होती है, जिसे हम आगे सीरीज में थंडर कहकर ही पुकारेंगे, जो कि ट्रेन से कहीं जा रहा था। तभी ट्रेन में एक धमाका होता है और हमें कुछ निंजास दिखाए जाते हैं, जिन्हें जू और उसके लोग पकड़ने में लगे हुए थे, लेकिन निंजास उन्हें एक जगह पर ट्रैप कर देते हैं। इधर थंडर निंजास को भागते हुए देखता है। इसके थोड़ी देर बाद जू निंजास को पकड़ने ही वाला था, मगर तभी निंजास उस डिब्बे को ट्रेन से अलग कर देते हैं जिसमें वे लोग खड़े हुए थे, और इसके कारण जू उन्हें पकड़ नहीं पाता। इसीलिए वो तुरंत हेडक्वार्टर्स में कॉल करके इन्फॉर्म करता है, क्योंकि निंजा आज एक काफी रेयर और एंशियंट आर्टिफैक्ट लेकर भागे थे। लेकिन तभी पीछे से थंडर आता है और उसके पास वही एंशियंट आर्टिफैक्ट था जो निंजास लेकर भागे थे। वहीं आगे हमें पता चलता है कि निंजास को दरअसल योशिको ने भेजा था। अब जब निंजा योशिको को आर्टिफैक्ट देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि एक बॉम्ब है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि ये थंडर का काम है। बस तभी ट्रेन का वो डिब्बा बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। अब सीन कट होता है और हम जू और थंडर को बात करते हुए देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जू ट्रेन में जिस आर्टिफैक्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसके और उसके जैसे कई सारे अनमोल आर्टिफैक्ट की आज यहाँ पर नीलामी होने वाली है, जिसमें सिटी की बड़ी बड़ी फैमिलीज हिस्सा लेने के लिए आने लगती है। और इसमें हम योशिको को भी देख पाते हैं। आगे जू के पूछने पर थंडर कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट आर्टिफैक्ट को देखने के लिए आया हूँ, मेरा उन्हें खरीदने का कोई इरादा नहीं है। जिसके बाद वे लोग मास्क लगाकर हॉल में जाने के लिए निकलते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंग एक छोटे से बच्चे के साथ कार्ड खेल रहा था, और इस दौरान वो काफी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि उसके पास प्रेजेंट करने के लिए कोई बड़ा कार्ड नहीं होता, इसीलिए वो पास कर देता है। जिसे सुनकर छोटा सा बच्चा उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर अपना सबसे बड़ा गोरिल्ला का कार्ड शो करते हुए वेंग से कहता है, बच्चे तुम तो गए। उसके बाद गोरिल्ला वेंग को एक के बाद एक बड़े बड़े पंचेस मारता है, जिससे उसके हेल्थ पॉइंट कम होते हैं, और फिर इस तरह से अपना हीरो एक बच्चे से हार जाता है। अब ये चीज देखकर वो बच्चे उसका काफी बुरी तरीके से मजाक उड़ाते हैं कि वेंग तो काफी कमजोर है, और फिर जाते जाते वो बच्चे वेंग से कहते हैं कि पता है कि तुम क्यों हारे, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे कार्ड्स नहीं थे। तो दूसरी तरफ होस्ट नीलामी स्टार्ट करते हुए सारी रिच फैमिलीज का वेलकम करती है, कुछ इस तरीके से, आप सभी का स्वागत है। वही हम देखते हैं कि नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सून और टैंग की फैमिली भी आई हुई थी, जिसके थोड़ी देर बाद होस्ट नीलामी स्टार्ट करती है और इस ऑक्शन का पहला आइटम दिखाती है, जो कि एक एंशिएंट स्पिरिचुअल बुक थी। अब इसके लिए लोग मिलियंस में बोली लगाने लगते हैं। ये सब देखकर जू थंडर से कहता है कि क्या ये सब पागल हो गए हैं क्या, एक मामूली सी स्पिरिचुअल बुक के लिए इतना सारा पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। जिस पर थंडर उसे समझाते हुए कहता है कि वो कोई मामूली बुक नहीं है, दरअसल उसमें फॉरबिडन स्पेल्स लिखी हुई है, जो सून और टैंग की फैमिली के पूर्वजों ने लिखे थे। साथ ही में थंडर अपने कैलकुलेशन के दम पर यह भी पता लगा लेता है कि इस बुक के लिए टैंग और सून की फैमिली ही सबसे ज्यादा बोली लगा रही है। वहीं ये सब सुनने के बाद जू थंडर से पूछता है कि तुम नीलामी में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हो, जिस पर थंडर बड़े ही शानदार अंदाज में कहता है कि मैं गरीब हूँ। तो दूसरी तरफ हम वेंग को देखते हैं। वो एक कन्वीनियंट स्टोर से ढेर सारे ड्राई नूडल्स के पैकेट खरीदता है, क्योंकि उसके अंदर से वही कार्ड्स निकल रहे थे जिसके दम पर पिछली रात छोटे बच्चे ने उसे हराया था। लेकिन यहाँ पर भी उसका बैड लक इतना ज्यादा खराब होता है कि उसे एक भी बेहतरीन कार्ड नहीं मिलता। तो इधर ऑक्शन में एक रेड कलर की जींस की पैंट नीलामी के लिए आती है, जिसे देखकर जू का तो दिमाग चकराने लग जाता है कि अब जीन्स की पैंट कैसे नीलाम हो सकती है भाई। जिस पर एक बार फिर थंडर उसे बताता है कि ये कोई मामूली जीन्स की पैंट नहीं है, और इसे साबित करते हुए एक लड़की जीन्स की पैंट पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उस पैंट को एक खरोच भी नहीं आती। ये देखकर वहाँ पर बैठी सारी फैमिलीज दंग रह जाती है। तो दूसरी तरफ हमें वेंग के मोम डैड से पता चलता है कि यह रेड जीन्स की पैंट दरअसल वेंग की है, जिसे उसके डैड ने पुरानी जीन्स समझकर बाहर फेंक दिया था। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो वहीं जू इस पैंट को खरीदने के बारे में सोच रहा था कि यार ये तो मेरे बहुत काम आएगी, इसको तो ले लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही पैंट की इनिशियल प्राइस, जो कि 5 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन्स थी, अनाउंस होती है, तो जू तो दंग रह जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं कर सकता। अब इधर सारी फैमिलीज रेड जीन्स की पैंट को खरीदने के लिए बोली लगाने लगती है। दूसरी तरफ वेंग ने सारे ड्राई नूडल्स के पैकेट खाली कर दिए, लेकिन उसके हाथ एक भी काम का कार्ड नहीं लगता। अब इन सब के कारण उसे बहुत टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे से नहीं हार सकता। अब हम देखते हैं कि इसी दौरान कन्वीनियंट स्टोर का ओनर उसी ऑक्शन को टीवी पर देख रहा था और उसकी आवाज सुनकर वेंग भी उसे देखने के लिए आता है। तो इस तरफ हॉल में
अगला और आखिरी एंशंट आइटम नीलामी के लिए बाहर निकाला जाता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि वही एंशंट आर्टिफैक्ट था जिसे थंडर ने निंजा से बचाया था। और इस आर्टिफैक्ट का रियल नेम व्हाइट आई ब्लू ड्रैगन होता है, जिसे देखकर जू हैरान रह जाता है। तो थंडर उसे इस आर्टिफैक्ट की खूबियां बताते हुए कहता है कि जो कोई भी इसे ब्रेक करेगा, व्हाइट आई ब्लू ड्रैगन उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वहीं नीलामी स्टार्ट होते ही सारी फैमिलीज एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, क्योंकि सबको किसी भी हालत में इस आर्टिफैक्ट को खरीदना है, क्योंकि एक बार जो आर्टिफैक्ट उनके हाथ लग गया तो वो लोग अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अब सभी बोली लगाने लगते हैं, लेकिन तभी योशी को 40 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन्स की बोली लगाती है, जिसे सुनकर सारी की सारी फैमिलीज चुप हो जाती है। और यहाँ पर योशी को कहती है कि उसके कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो 40 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन से ज्यादा पैसा लगा सके। मगर तभी 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 कहानी में ट्विस्ट आता है और थंडर 45 मिलियंस की बोली लगाता है, जिसे सुनकर जू एक बार फिर से हैरान रह जाता है। बेचारा जू तो हैरान होकर ही मर जाएगा आज, क्योंकि थंडर ने तो कहा था कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल कॉइन्स है ही नहीं, लेकिन इस पर थंडर कहता है कि मैंने जो भी कहा था वो सच कहा था, मेरे पास इतने सारे स्पिरिचुअल कॉइन्स नहीं थे, लेकिन अब रेड जींस पैंट की नीलामी होने के बाद मेरे पास इतने सारे कॉइन्स आ गए हैं, क्योंकि वो पैंट मेरे ही कलेक्शन में से थी। वहीं अब जब होस्ट थंडर को कंफर्म करने वाली थी कि तभी जू 87 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन्स की बोली लगा देता है। अरे देवा, इस कंगाल के पास पैसे कहां से आ गए? अरे शोक मत हो, दरअसल ऐसा उसने वेंग के कहने पर किया था, और ये तो इतनी ज्यादा प्राइस होती है कि बाकी कोई इसके सामने बोली लगा ही नहीं पाता और आर्टिफैक्ट जू का हो जाता है। फिर रात होने पर जब जू उसे वेंग को देने जा रहा था, तभी हम देखते हैं कि थंडर उसका पीछा कर रहा था। उसे ये पता लगाना था कि आखिर जू के पीछे ये रियल बायर है कौन, और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो बायर और कोई नहीं बल्कि वेंग है। लेकिन थंडर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हिसाब से आर्टिफैक्ट को खोलने का तरीका उसके अलावा और किसी को नहीं पता। मगर तभी वेंग आर्टिफैक्ट को अपने पैरों से कुचलकर तोड़ देता है। यह देखकर थंडर की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वेंग ने एंशंट सील को सिर्फ अपनी ताकत से तोड़ दिया। जिसके बाद वहां पर एक काफी बड़ा और खतरनाक पर दिखने में जरा कॉमेडी सा ड्रैगन अपीयर होता है। वो वेंग को देखकर कहता है कि तुमने मुझे बाहर निकाला है, मांगो वत्स, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। जिसे सुनकर अब वेंग क्या करता है, वो उस ड्रैगन को अपनी तलवार से काट देता है। और ये देखकर तो जू फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वेंग ने 87 मिलियन स्पिरिचुअल कॉइन्स को एक ही झटके में राख में बदल दिया था। अरे बाप रे, ये आदमी क्या है रे। रुको जरा, अब आपको पता चलेगी कि वेंग ने ऐसा क्यों किया। वहीं इन सब के बाद वेंग को वो ड्रैगन गोल्डन कार्ड के रूप में मिल जाता है, जिसे देखकर अपना हीरो एटीट्यूड दिखाता है कि अब वो उस बच्चे को हरा देगा। 87 मिलियन खर्च किए एक बच्चे को हराने के लिए, देवा रे देवा। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।